आज एक विधान पुरुष के बारे में देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के प्रश्नों में हमेशा आया है कि छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष किसे कहा जाता है। एक लाइन में आप पढ़े होंगे। छत्तीसगढ़ के खास व्यक्तित्व में हम देखने जा रहे हैं घनश्याम सिंह गुप्त। श्री घनश्याम सिंह गुप्त आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनके किए हुए कार्य अमिट हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में घनश्याम सिंह गुप्त के कार्य अमिट है, अमूल्य है, धरोहर है। इनके नाम से कई स्कूल कॉलेज भी ओपनिंग कर दिया गया था। प्राचीन समय से ही इन्होंने खुद ही शिक्षा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। अपने जीते जी इन्होंने स्कूलों की स्थापना की है, जो तुकाराम कन्या शासकीय विद्यालय ऐसे करके दुर्ग में उन्होंने अपने नाम से, मतलब उनके नाम से स्कूल खोला है। इनके बारे में जानना होगा कि यह व्यक्तित्व कहाँ कहाँ से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले यह जानना होगा कि यह बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो ये दुर्ग से बिलोंग करते हैं। जब भी प्रश्न आएगा तो दुर्ग जिला इनके नाम के आगे जुड़ जाएगा। आज भले ही वो बालोद हो गया है, पहले दुर्ग तो पूरा मिक्स था। जब ये जिले अलग अलग बने हैं तो बालोद और बेमेतरा बट गया है, लेकिन इनके प्रश्नों में से जब भी आता है तो दुर्ग जिले के ही नाम से आता है। ज्यादा अंदर पूछा जाएगा तो बालोद में चला जाएगा ये, पर दुर्ग छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब भी उठा है यहाँ से प्रश्न, जब भी उठी है बातें, तो दुर्ग जिले के नाम से इनको जाना जाता है। इसलिए घनश्याम सिंह गुप्त का नाम दुर्ग जिले से याद कर लेंगे, ठीक है। और दुर्ग जिले से एक व्यक्ति और हैं, उनका भी नाम याद करना होगा, रत्नाकर झा। तो दुर्ग जिले से दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक रत्नाकर झा और दूसरा है घनश्याम सिंह गुप्त। जब भी कहाँ से ये व्यक्ति बिलोंग करते हैं, एक तरफ शहरों का नाम रहता है, स्थान का नाम, और दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम रहता है। बस मैचिंग करना है। जैसे बाबू रेवाराम है, बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे, यह प्रश्न आ चुका है, तो रतनपुर के निवासी है। घनश्याम सिंह गुप्त ने जब इतिहास की बातें आएंगी, कहाँ से ये व्यक्तित्व मतलब नेतृत्व करते थे, तो सीधे सीधे दुर्ग से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जानना होगा। और इनके बारे में खास बात यह है, जो प्रश्न में आ चुका है, कि यह आर्य समाज से भी बिलोंग करते थे। इससे पहले हमने जितने भी व्यक्तित्व देखे हैं, आर्य समाज वाले नहीं दिखे हैं, ये आर्य समाज से संबंधित हो जाते हैं। यह प्रश्न आया है कि छत्तीसगढ़ की ऐसी कौन सी विभूति है जो आर्य समाज से संबंधित है, वह हो जाएंगे घनश्याम सिंह गुप्त हो जाएंगे। सब कुछ लिखाया जाएगा, सब कुछ नोट्स मिलने वाला है, आपको अलग से बिल्कुल नोट नहीं करना पड़ेगा, एक साथ सब कुछ सीरियल में यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास से क्या कहें। अब तो भारतीय इतिहास की बात आती है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था, भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण हो रहा था, तो यहाँ पर संविधानविदों ने संविधान का निर्माण किया था। कई कमेटियां गठित हुई थी, 50 से अधिक कमेटियां गठित हुई थी। और यहाँ पर जो प्रारूप समिति होती है उसकी बात करते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। अब बात आती है कि प्रारूप समिति के बाद अगर भारतीय संविधान की हिंदी अनुवाद समिति के अध्यक्ष बोला जाए, तो वह एक उल्लेखनीय व्यक्तित्व हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के घनश्याम सिंह गुप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी प्रारूप समिति या हिंदी ड्राफ्ट समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह हो जाएंगे घनश्याम सिंह गुप्त। आपने भाग 22 में पढ़ा है, भाग 22, भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हुए, 22। तो जो 22वां भाग है, अक्सर विद्यार्थी उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं कि उसमें लिखा क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिला दूं इनके व्यक्तित्व के बारे में कि ऊपर से देखना क्या है। हाँ देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 22 है, पूरे भाग 1 से लेकर 22 है। मूल संविधान में जब भी भाग को अपन देखते हैं तो भी 22 पढ़ा जाता है, आज भी 22 है। हाँ, क ख ग घ अगर जोड़ा जाए तो 25 हो जाते हैं, लेकिन मूलतः अगर बोला जाए तो ये 22 भाग ही हैं। अब 22वां भाग है, जो विद्यार्थी जो पढ़ने वाले हैं अक्सर 22वें भाग को स्किप कर देते हैं, लेकिन 22वां भाग आप जानते हो उतना ही इम्पोर्टेंट है। 1, 2 पढ़ रहे हो, बीच का भी पढ़ रहे हो, 5, 6 भी पढ़ रहे हो, लेकिन 22वां भाग नहीं जान रहे हो तो ये अधूरा ज्ञान है। 22वें भाग को जानना होगा। यहीं से संबंधित हो जाते हैं छत्तीसगढ़ के घनश्याम सिंह गुप्त। देखिए, जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान अंग्रेजों से हमने तो लूटा, छीना, हमारा अधिकार था, हम तो लेंगे, वैसा था। जब भारत आजाद हो गया तो आजादी के बाद संविधान निर्माण की सबसे बड़ी यहाँ पे चैलेंजिंग थी कि देखिए भारत के संविधान में सारे लोग यहाँ संविधानविद, अधिकतर कौन थे, एडवोकेट थे, विधिवक्ता थे, पत्रकार थे, बहुत सारे लोग थे, सब मिलकर यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे थे। इसी में क्या हुआ
कि अब सबसे बड़ा प्रश्न आया कि भारत का संविधान किस भाषा में बनेगा, भारत के संविधान की भाषा क्या होगी, यहाँ पर प्रश्न था। तो सबने सोचा कि सबसे पहले इसको इंग्लिश में तैयार करते हैं। तो भारतीय संविधान जो लिखा गया था फर्स्टली इंग्लिश में लिखा गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमिल भाषी के भी थे, यहाँ पर तेलुगु भाषी के भी थे। इधर जाएंगे पूर्व में तो पंजाबी, भोजपुरी आपको इधर पूरे मिलेंगे, इधर जाइएगा तो बुंदेलखंडी मिलेंगे, उधर नागपुरी मिलेंगे, ऊपर जाइएगा तो डोंगरी मैथिली वाले सब मिलेंगे। तो पूरा भारत आप जान रहे हैं अनेकता वाला, अनेक भाषा बोली का देश रहा है, इसलिए उसको अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। उसको एकता के सूत्र में शुरू में देने के लिए क्या किया गया कि ऐसी कौन सी भाषा को अपनाया जाए जो सभी के लिए समझ में आ जाए, तमिल वाले भी समझ ले और भोजपुरी वाले भी समझ ले, नॉर्थ वाले भी समझ ले, इधर वाले भी समझ ले। तो सबसे पहले इसको इंग्लिश में लिखा गया, हाथों से लिखा गया था। उसको भी मैंने भारतीय संविधान के सबसे शुरू चैप्टर में पढ़ा दिया है कि इंग्लिश में किसने लिखा था, इंग्लिश वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब प्रारूप लिखा जा रहा था तो इंग्लिश वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, और जो उसकी बॉर्डर में जो होता है, बॉर्डर जो आप बॉर्डर देख रहे हो वहां पर जो प्रस्तावना है, ये सब बॉर्डर है, उसकी बॉर्डर की कलाकारी किसने की है, सबको काम दिया गया था। जो संविधान का प्रारूप बना था उसकी बॉर्डर में जो कलाकारी की गई है, उस बॉर्डर की कलाकारी किसने की है। उसके पन्ने साधारण पन्ने नहीं थे, बहुत ही अच्छे पन्ने थे जो आज तक भी चल रहे हैं, है ना, पतले भी नहीं थे, बहुत अच्छे तगड़े पन्ने थे। तो जब यहाँ आता है इंग्लिश में तो अनुवाद कर दिया गया। अब भारत का जो हमारा देश है वो हिंदी भाषी है, अधिकतर लोग यहाँ पर हिंदी वाले हैं, तो यहाँ पर हिंदी का भी यहाँ पर अनुवाद करना जरूरी है। वही आप देख रहे हैं कि 22 भाग में लिखा है। सबसे पहले संक्षिप्त का नाम क्या, संक्षिप्त मतलब क्या होता है कि जो हमारा भारत का संविधान है उसका संक्षिप्त नाम क्या रखा जाए, यहाँ पे ये मतलब निकलता है। भारत का संविधान तो बृहद है, इतने सारे देशों से लिया गया है, बहुत सारे देशों से हमने उसको क्या किया है, निरीक्षण किया है, कॉपी नहीं बोलेंगे, निरीक्षण करे हैं, परीक्षण किए हैं, अवलोकन किए हैं। सबको देते हुए हमारे भारत में हमारी पूरी आबादी के हिसाब से अलग अलग भाषा बोली के हिसाब से क्या सही नाम होगा, तो यहाँ पर नाम लिख रखा गया। भारतीय संविधान का एक शॉर्ट नाम रखा गया, संक्षिप्त नाम रखा गया भारत का संविधान, सीधे सीधे नाम रखा गया भारत का संविधान। अब आते हैं नाम, यहाँ पर प्रारंभ आते हैं। प्रारंभ का मतलब ये हो जाता है कि भारत का संविधान किस दिन से लागू माना जाएगा। तो 26 जनवरी 1950 का डेट यहाँ पर से लागू का तिथि माना जाता है, वही लिखा है यह प्रारंभ। 26 जनवरी 1950 से सारी चीजें लागू मानी जाएंगी, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब आते हैं जो संबंधित है छत्तीसगढ़ से, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। यहाँ पे हिंदी में प्राधिकृत पाठ है कि जो इंग्लिश में था उसको अब हिंदी में अनुवाद करना था। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी समक्ष इन्होंने घनश्याम सिंह गुप्त की अध्यक्षता में हिंदी प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उन्होंने अपना पूरा प्रारूप बनाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है। और लास्ट में देखते हैं निरसन। ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जो निरसित करने योग्य हैं। निरसन का मतलब यहाँ पर यह हो जाता है जिसका निरसन किया जाना आवश्यक है। तो यहाँ पर देख रहे हो हमने भारतीय संविधान से 70% मूल जो चल रहे थे ब्रिटिश संविधान में वहां से लिया है 1935 से, और उसको बाद में अपडेट किया है। तो वहां पर यही निरसन का मतलब निकलता है कि कौन कौन सी चीजें निरसित करने योग्य है, क्योंकि सब अपनाने योग्य भी नहीं थी, इसलिए यहाँ पर सभी चीजों का बहुत मतलब हो जाता है। इसी में हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने थे घनश्याम सिंह गुप्त। आज आप जो प्रस्तावना हिंदी में पढ़ते हो, आप जो पूरा संविधान हिंदी में पढ़ते हो, जो मूल प्रति है वह इनकी ही देन है, छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व की देन है। अब जान गए कितने बड़े राज्य में आप रहते हो, कितने बड़े धनी राज्य में आप रहते हो, यह जान लो। अब इसके बारे में अच्छे से चलते हैं जो आपके नोट्स में पूरा लेने योग्य है। हाँ, इनको जो घनश्याम सिंह गुप्त हैं इनको विधान पुरुष की उपाधि दी गई है। उपाधि नहीं दिया गया, इनका पूरा जीवन ही विधान के क्षेत्र में रहा है। संविधान के पुरुष या विधान के पुरुष इनको उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है, आपने देखा अभी कि इन्होंने हिंदी प्रारूप समिति का पूरा यहाँ पर निर्माण किया था। हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, हिंदी में सारी चीजों का लेखन किए थे। और विधान पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ राज्य में जो मध्य प्रांत एवं बरार था उस समय पूरा था, वहां पर ये पूरा बिलोंग करते हुए 14 वर्षों तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि विधायक रहे। रिकॉर्ड रहा है 14 वर्ष तक, इसलिए इनकी सारी बातों को देखते हुए इनको विधान पुरुष की संज्ञा दी गई है। चलिए हम इनको अच्छे से देखते हैं, इनके बारे में अंदर चलते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं घनश्याम सिंह गुप्त।
सबसे पहले जान लीजिएगा, नोट्स में आपको बहुत अच्छे से लिखना होगा, यह दुर्ग जिले के निवासी हैं। भारतीय संविधान में यहाँ से जब जब नेतृत्व की बात आएगी कि घनश्याम सिंह गुप्त ने कहाँ से नेतृत्व किया, तो सीधे सीधे कहाँ से आ जाएगा, दुर्ग से आ जाएगा। ज्यादा पूछेगा तो बालोद पूछेगा, क्योंकि बालोद अब उसमें अलग हो गया है तो बालोद में आ जाता है, ऐसा चीजें। लेकिन अब ये मुख्य रूप से, मूल रूप से पूरा दुर्ग एक था, तो दुर्ग के नाम से प्रश्न चल रहे हैं। भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ इतिहास में भी दुर्ग के नाम से सारे इनके नाम के आगे इंडिकेशन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं अगला आर्य समाज से संबंधित है। घनश्याम सिंह गुप्त का जब भी अगर प्रश्न आता है तो ये आर्य समाज, चाहे आपके ऑप्शनल में पूछा जाए तो अब एक लाइन में लगा देना कि आर्य समाज से आने वाले व्यक्ति तो कौन हो जाएंगे, सीधे सीधे घनश्याम सिंह। जिसको पढ़ा है कोई आर्य से नहीं मिला है, एकमात्र व्यक्ति है घनश्याम। तो ऐसे कर लेना, घनश्याम का मतलब क्या होता है, कृष्ण होता है। आयो रे आयो घनश्याम, तो आयो आयो करके आर्य आर्य कर लेना तो याद हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं उग्रवादी, तो घनश्याम सिंह गुप्त उग्रवादी दल से संबंधित होते थे। उग्रवादी का भी यहाँ पर दल देखना होगा। फिर देखते हैं, यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो है ही है। यह 1919 से लेकर लगातार भारत छोड़ो आंदोलन तक, पूरा यहाँ पर आजादी तक पूरा यहाँ इनका नेतृत्व रहा है दुर्ग जिले से। फिर देखते हैं, छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना की थी। एक लाइन में इसको याद रखेंगे, सेवक संघ। यहाँ से छत्तीसगढ़ सेवक संघ, सीधे सीधे प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना करता कौन हो जाएंगे, तो घनश्याम सिंह गुप्त हो जाएंगे। तो घनश्याम तो सेवक है ही है, कृष्ण क्या सेवा नहीं करते हैं विश्व की, करते तो है, वही तो सेवक है भाई। भक्तों का सेवक तो भगवान ही होता है, हम उल्टा भी उसको देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के संविधान पुरुष या विधान पुरुष इन्हें कहा जाता है। मैंने बताया कारण कि भारतीय संविधान में यह हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। इनकी अध्यक्षता में पूरा संविधान हिंदी में लिखा गया है। और दूसरा बात है, विधान पुरुष कहा जाता है क्योंकि अब यह छत्तीसगढ़ के मध्य प्रांत जो सीपी एंड बरार बोला जाता है, वहां पर 14 वर्षों से भी अधिक समय तक यह विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। और यहाँ पर जो बोलते हैं स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, मतलब लोकसभा नहीं विधानसभा अध्यक्ष, वह रहा करते थे। इसलिए बार बार इनकी योग्यता इनकी दिख रही है। यह विधान पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका सारा चीज, इनको अच्छे से याद करना पड़ेगा आप लोगों को। फिर अगला देखिए, संविधान के हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने बता दिया। भाग 22 में मैंने अच्छे से बता दिया है इनके बारे में कि भाग 22 से संबंधित हो जाते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और भारतीय संविधान का हिंदी में जो निर्माण हुआ था, इन्हीं के निर्देशन में हुआ था। जब निर्देशन के में पूरा निर्माण हो गया, पूरा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने प्रस्तुत किया था। 14 वर्षों तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष समझ रहे हैं आप लोग, स्पीकर, जो स्पीकर की बहुत बड़ी यहाँ पर योग्यता होती है, सारा चीज मेंटेन करना पड़ता है। विधानसभा अध्यक्ष रिकॉर्ड तोड़ है 14 वर्षों तक, इसलिए विधान पुरुष कहा जाता है। अब आते हैं, नारी शिक्षा के पक्षधर थे, तो इनके नाम के आगे यह भी चीज जुड़ जाता है कि कन्या शिक्षा, नारी शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा सारा काम किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, कन्या स्कूलों की स्थापना की है इन्होंने दुर्ग के क्षेत्र में, और कन्या महाविद्यालय की स्थापना की है इन्होंने, कॉलेजों की स्थापना की है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य इन्होंने किया है। अब आते हैं, जो जन्म जान लीजिए, मैंने इनके बारे में खास बातें पहले इसलिए बताई कि व्यक्ति तो है कौन आखिर, जिनके बारे में हमें अब जानना है। तो यहाँ पर देखिए, इनका जो जन्म है, जन्म कहाँ पर हुआ है, दुर्ग में ही हुआ है, दुर्ग जिले में ही जन्मे हैं, दुर्ग जिले में ही सारा इनका पढ़ाई वढ़ाई आगे बढ़ा है, फिर आगे लॉ की पढ़ाई भी किए हैं। तो देखिए, जन्म इनका 22 दिसंबर 1885 में हुआ है। इस डेट से कुछ याद आया? कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है। इस डेट में पूरा बताओ डेट क्या है? 28 दिसंबर। यहाँ पर देखो 22 दिसंबर है ना, 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 यहाँ पे क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका एक बेहद चैप्टर है, जिसके बारे में भारतीय इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि उसके कौन कौन निर्माता थे, कितने लोग वहां पर शुरू वाले कमेटी में बैठे थे। 72 लोग समथिंग बैठे थे, है ना, 72 लोगों के साथ शुरू हुआ था।
अब उसके जितने अधिवेशन हुए हैं वो बहुत ज्यादा वहां पर क्रम से आपको देखना होगा, कहाँ कहाँ पर जनगण मन गाया गया था, कहाँ पर वंदे मातरम गाया गया था, सभी समितियां इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम आते हैं तो 22 दिसंबर 1885 यह डेट अच्छे से याद हो जाएगा कि वही विधान पुरुष का जन्म है। अब यहाँ यह दुर्ग जिले हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा पूछा जाएगा तो बालोद ही आ जाएगा, लेकिन हमेशा इतिहास में दुर्ग नाम से चला है इनका नाम। अब आते हैं निधन, साथ में निधन को भी देख लीजिए। निधन देखना इसलिए जरूरी है कि इनका व्यक्तित्व कब तक रहा है। अगर मान लीजिए कोई भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही ना रहा हो तो उसका नाम आप कैसे दे दोगे, तो इसलिए इसका जानना जरूरी है। इनका जो निधन हुआ है 1976 में हुआ है, मतलब पूरा भारत आजाद, ठीक है, अभी अभी की बात है, कुछ साल पहले ही इनका निधन हुआ है, 13 जून 1976। लगभग आपके पेरेंट्स लोगों का कोई न किसी यहाँ पर आपका जन्म डेट पड़ता होगा, देख लीजिएगा, अभी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 1976 में इनका निधन हुआ है। इस दिन हमारे विशेष विधान पुरुष संविधान के जो यहाँ पर हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उनका निधन हो गया था। अब आते हैं पिता। पिता को जानना और भी जरूरी है कि 21 के बालक हैं। यहाँ पर है गेंद सिंह। गेंद सिंह से मैं बहुत अच्छे से आपको याद करा सकती हूँ। नाम है घनश्याम। घनश्याम मतलब कृष्ण है। क्या कृष्ण का शुरू से ही काले थे? बचपन से काला पैदा थोड़ी ना हुए थे, वो गोरे थे, एकदम सुंदर सा चांद सा चेहरा था, गोरे थे। देखिएगा बचपन का चेहरा उनका ना एकदम फेयर दिखेगा आपको, तो गोरा चेहरा था जब ये बच्चे थे। लेकिन एक समय क्या हुआ, देखिए जो कृष्ण थे वो धरती पर ना उपकार करने के लिए ही जन्म लिए थे। जो यहाँ पर यमुना नदी के जहाँ पर एक खेलने का प्रयास कर रहे थे और लोगों को निजात दिलाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनको सब कुछ पता था, वो सर्वज्ञ थे। तो वहां पर एक कालिया नाग रहता था यमुना नदी के उस क्षेत्र में। वहां उसके विष के चलते, इतना विषैला था वो कालिया नाग, उसके विष के चलते पूरा वहां का क्षेत्र काला पड़ गया था। मतलब पूरा क्षेत्र वहां का जो पानी था वो जहरीला हो गया था, इतना विषैला था, उसके शरीर तक में विषैलापन था। लोग वहां पर परेशान थे, किसी के भी बच्चे को निगल जाता था, है ना, पानी तक, जान रहे हो, एकदम छूते भी विषैला था। भगवान कृष्ण सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, जो भी रचना किए हैं वो उद्धार करने के लिए किए हैं। तो यहाँ पर गेंद से याद दिलाने जा रही हूँ मैं, गेंद सिंह। तो गेंद खेलते खेलते क्या हुआ था, गेंद चला गया था यमुना नदी के नीचे तक चला गया था। अब भगवान कृष्ण को तो भेजना ही था गेंद ताकि वो जाए। तो कृष्ण हम बोलते हैं मैं जा रहा हूँ गेंद निकालने। तो यहाँ पर हाहाकार मच गया, अब कृष्ण कैसे बचेंगे, वो तो कालिया नाग खा जाएगा। पर वो तो कृष्ण थे, वो तो उद्धार करने के लिए आए थे। उसके साथ युद्ध हुआ, वो बहुत ज्यादा युद्ध हुआ। अब कृष्ण उसको हरा दिए और बोले कि यहाँ से तुम पलायन करो, इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाओ। उनको हराना था लोगों के उद्धार के लिए, उसके ऊपर नृत्य करते हुए निकले थे। तो जितना फुंकार भरा था उस समय कालिया नाग विषैला, तो कृष्ण का पूरा रंग सांवला हो गया, काला हो गया, तब से वो श्याम कहे जाने लगे। तो घनश्याम और गेंद जुड़ गया, एकदम अच्छे से जुड़ गया, कभी नहीं भूलोगे। फिर माता है भानुमति। इनका प्रारंभिक शिक्षा देख लीजिए कहाँ पर पढ़े हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शुरू में तो दुर्ग में ही हुई, उसके बाद ये रायपुर के कॉलेज में पढ़े, गोल्ड मेडल वगैरह इन्होंने काफी कुछ पाया है। उसके बाद ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई करने चले जाते हैं, वहां से लॉ वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, एलएलबी की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अब आते हैं, इनका दो क्षेत्र मैंने बांट दिया है, एक स्वतंत्रता संग्राम में इनका पूरा योगदान और दूसरी तरफ मैंने बांटा है विधान के क्षेत्र में इनका योगदान, जो दोनों को आपको जानना होगा। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि भारतीय संविधान या छत्तीसगढ़ के संविधान में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब चलते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में। तो जो भी छत्तीसगढ़ से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं वो अकेले की लड़ाई नहीं थी। मैंने कहा है पूरा सैलाब बना था, पूरा छत्तीसगढ़ एक हो गया था, हर कोने से लोग लड़े थे। तो दुर्ग से ये लड़ रहे थे, हर चीज में मिलेंगे दुर्ग से नेतृत्व करता हुआ। महासमुंद में आपने देख लिया यति रतन लाल वहां से लगे हुए थे, रायपुर से आपने देखा पंडित रविशंकर लगे हुए थे। जगह के साथ साथ आपको नाम याद रखना है यहाँ पर। अब हम ऐसे कर करके आपको जगह मिलते जा रहा है यहाँ पे ना कि कहाँ से कौन व्यक्तित्व यहाँ पर लगा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 1917 का डेट इनके साथ छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट यहाँ पर लेखनी लिखा हुआ है। तो होम रूल लीग शाखा से जो दुर्ग में थे वहां से ये प्रतिनिधित्व कर रहे थे। होम रूल लीग जो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के एरिया में आता था, मैंने अच्छे से बताया है कि जो होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था वो उसको दो पार्ट में बांटा गया था। भारत में विशाल देश है तो दो क्षेत्रों में बांटा गया था, एक था एनी बेसेंट का क्षेत्र और दूसरा था बाल गंगाधर तिलक का एरिया। तो जितना मध्य प्रांत का एरिया था यह सब बाल गंगाधर तिलक के एरिया में
आता था, तो उनके ही अंडर में यहाँ पर पूरा होम रूलिंग आंदोलन का चल रहा था एरिया में, और यहाँ से जगह जगह से जो नेतृत्व किए थे वह यहाँ पर दुर्ग में देखा जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त को। अब आते हैं 1919 में भारत में जब रोलेट एक्ट चल रहा था, ना दलील ना अपील ना वकील, जो उनका फार्मूला चल रहा था जिसमें लोगों को अरेस्ट कर दिया जा रहा था, वहां पर यहाँ पर जो विरोध हो रहा था दुर्ग जिले से, तो घनश्याम सिंह गुप्त इसका नेतृत्व कर रहे थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में भी मैंने हर क्लास में बताया है कि जब निरपराध लोगों के ऊपर एक जलियांवाला बाग में चल रहा था यह सभा, तो ऐसे बिना किसी ने कुछ नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, ऐसे लोगों के ऊपर छोटा सा दरवाजा था, इतना बड़ा बाग है और छोटा सा दरवाजा है निकलने का, है ना, एग्जिट गेट या एंट्री गेट एक ही था, कोई दो गेट नहीं थे। वहां पर उसने घुस कर पूरा फौज को इकट्ठा करके पूरे चारों तरफ से गन 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 पूरा गोलियां बौछार कर दी। एक छोटा सा कुआं था जिसमें लोग कूद रहे थे, ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि जाए तो जाए कहाँ, और उस छोटे से गली से निकल ही नहीं पा रहे थे। ऐसे करके असंख्य लोगों को वहां पर भून दिया गया था। आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। इतना खतरनाक स्थिति में वहां पर लोगों के साथ अत्याचार किया गया था। इस जलियांवाला बाग जो हुआ था हत्याकांड, उसके विरोध में छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा विरोध में शामिल था। दुर्ग जिले से जो नेतृत्व कर रहे थे वो हो जाएंगे घनश्याम सिंह गुप्त हो जाएंगे। अब आते हैं 1920, अच्छे से रट गए हैं कि असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था, कई चीजों में असहयोग करना था यहाँ पर भारत को, तो जो हृदय स्थल है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तो हर चीज में ही जुड़ जाता है, तो हर चीज में यहाँ पर शामिल रहा है। और दुर्ग जिले से नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन का कौन, घनश्याम सिंह गुप्त कर रहे थे। फिर देखते हैं 1923, यहाँ पर स्वराज दल की बात आती है। मैंने कहा था कि जो भारत में चित्तरंजन दास थे वह वहां पर स्वराज दल के समय चल रहे थे। उसके बाद देखिएगा वहां पर दो खेमा बढ़ गया था, फिर स्वतंत्र दल की स्थापना हो गई थी। तो स्वराज दल और स्वतंत्र दल दोनों में याद रखिएगा कि यहाँ पर दुर्ग जिले का नेतृत्व कर रहे थे कौन, घनश्याम सिंह गुप्त कर रहे हैं। 1933 का एक खास समय है। छत्तीसगढ़ में जो गांधी जी थे वो दो बार आए थे। पहला डेट है कब, 20 दिसंबर 1920 है। पहला दिन 20 दिसंबर था, दूसरे दिन 21 दिसंबर था। दोनों दिन यहाँ पर रहे थे। पहली बार वाले में तो नहीं गए थे काफी जगह में, क्योंकि 2 दिन के लिए आए थे। कंडेल नहर सत्याग्रह में हिस्सा लेने आए थे, पर आने से पहले ही काम बन गया था। अब वहां पर एक दिन रुके और दूसरे दिन रवाना हो गए थे। तो जाते आते पहला वाला भ्रमण को भी अच्छे से देखना होगा। दूसरा भ्रमण जब होता है दलित उत्थान के क्षेत्र में, तो गांधी जी छत्तीसगढ़ आते हैं 1933 में। 5-6 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के लिए निकलते हैं। तो ये चारों पांचों दिन छत्तीसगढ़ में किसी न किसी स्थान पर वह गए रहते हैं। उनकी सभा हुई रहती है, कोई कांधे पे उठा के ले गया रहता है। कई महिलाएं यहाँ पर जेवर दान करती हैं चीजों के लिए। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये 6 दिन कहाँ कहाँ पर रहे हैं, कहाँ विश्राम किए हैं और किस किस क्षेत्र में सभा का आयोजन किए हैं। यहाँ पर जो गांधी जी का द्वितीय प्रवास है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5-6 दिनों की यात्रा थी यहाँ पर। तो यहीं पर देखिए गांधी जी के द्वितीय प्रवास पर ये छत्तीसगढ़ आए थे। और दुर्ग में जो घनश्याम सिंह गुप्त है, क्योंकि विधान पुरुष है, संविधान में इनका योगदान है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इनके घर में ठहरे थे, भोजन किए थे। तो एक यहाँ पर गांधी जी के फैक्ट से जुड़ गया कि गांधी जी दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त के घर में रुके थे। यह आ गया। अब यहाँ पर देखिए वो अपने जो इनको कहाँ कहाँ घुमाना था, तो जो इन्होंने स्कूल का निर्माण किया था वहां पर घुमाए हैं। आर्य समाज वाला जो स्कूल था वहां पर भी घुमाए हैं। और जो हरिजन बस्तियां थी वहां भी, क्योंकि हरिजन उत्थान के लिए आए थे, तो हरिजन जो बस्तियां थी वहां पर भी भ्रमण करवाए थे। व्यक्तिगत आंदोलन अच्छे से जान गए हैं आप लोग कि भारत में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। भारत में जब द्वितीय विश्व युद्ध, भारत नहीं कहना चाहिए पर पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो ब्रिटिश थे वो भारत को उसी में ऐड कर दिए थे कि हमारे तरफ से भारत लड़ेगा। लेकिन भारत वहां पर तैयार नहीं था, हमको तो लड़ना ही नहीं है, तुम लोग जबरदस्ती हम लोग को लड़ा रहे हो, वहां हमारे लोग सैनिक मारे जाएंगे, ऐसे करके विरोध था यहाँ पर। तो सबने इसका विरोध किया था। और विरोध में 1940 का समय चल रहा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला जाता था, हर व्यक्ति विरोध करेगा वहां पर, ऐसा था। अब यहाँ पर विरोधी मैंने पहले बता दिया कि पहला विरोधी कौन था व्यक्तिगत सत्याग्रही का, विनोबा भावे थे, पहला आ जाएंगे। दूसरा कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा कौन था, ब्रह्मदत्त। ये तो जुबान पे रट्टम रट्टा याद हो गया है बार बार देखने से। मैंने बताया था कि बार बार बोलने से, बार बार पढ़ने से रट जाती हैं चीजें, इसी को तो बोलते हैं रटना। अब
ऐसा होता है वैसा होता है, उसको बार बार आंख बंद करके सोचते सोचते तुम लोग रटोगे तो कैसे को रटना बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तुम तो गणित भी रट जाओगे ऐसे में ना, उसको रटना नहीं बोलते हैं। बार बार पढ़ते रहोगे ये चीजें रट जाती हैं। 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी पूरी तरह से शरीक थे। 1976 में डेथ हुई है, तो 1942 पूरा इनका रहेगा, आजादी भी पूरी रहेगी। अब आते हैं, मैंने बताया था कि मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो जो स्वतंत्रता संग्राम का जितनी लड़ाइयां थी वाला हो गया सेक्शन। अब देखते हैं विधान पुरुष कहाँ कहाँ पर विधानसभा में रहे, कहाँ कहाँ पर संविधान सभा में रहे, वह सब इधर देखते हैं। हम देख रहे हैं विधान एवं संविधान, उसमें कहाँ कहाँ से संबंधित हो जाते हैं। सबसे पहले 1915, डेट याद रखिएगा, इनके डेट के साथ बहुत सारा चीज जुड़ जाता है। मध्य प्रांत एवं बरार के प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मतलब बड़ी बात हो जाती है। मध्य प्रांत एवं बरार के प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष थे। इसी वाक्य से ही प्रश्न है। और 1915 का समय है, स्टार्ट 1915 से हुआ है। फिर आते हैं 1923 से 1930। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा मैंने कंबाइन रूप से लिख दिया है कि ये विधानसभा के सदस्य रहे हैं, मतलब विधायक रहे हैं। विधानसभा का सदस्य मतलब विधायक, संसद का सदस्य मतलब सांसद, लोकसभा का सदस्य मतलब क्या होगा? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब सांसद। भाई संसद के दोनों सदन होते हैं ना, तो लोकसभा का सदस्य को क्या बोला जाएगा? सांसद ही बोला जाएगा। राज्यसभा के सदस्य को क्या बोला जाएगा? सांसद ही बोलेगा। भाई दोनों ही जो संसद के हिस्से हैं, तो कंबाइंड रूप से सांसद बोल दिया जाता है संसद के सदस्यों को। यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों को क्या बोला जाता है? विधायक। उसी तरह से मैंने यहाँ पर सीधा लिखा है विधानसभा के सदस्य थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि विधायक थे। अब इसको मैंने दो भागों में ये बने हैं। देखिए यहाँ पर सीधे से 1923 से 1930 तक का याद रखिएगा कि यह विधायक थे लगातार। यहाँ पर 1923 से 1926 तक एक बार बने थे, शुरू में ही निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। मध्य प्रांत एवं बरार या सीपी एंड बरार से यहाँ पर निर्विरोध रूप से चुने गए थे विधायक यानी विधानसभा सदस्य। अब आते हैं 1927, यही दो भागों में है, 1927 से लेकर 1930। यहाँ पर भी फिर से ये दोबारा चयनित हो गए थे। इस तरह से इनका पूरा यहाँ पर देख रहे हैं 1923 से 1930 तक का लगातार ये विधानसभा सदस्य रहे हैं, विधायक रहे हैं। कितना लंबा कार्यकाल, विधान पुरुष यूं थोड़ी ना कहा गया है, लगातार लगे रहे हैं ये। अब आते हैं यहाँ पर इसी समय जो यहाँ पर बने हुए थे, इसी बीच में यह दुर्ग नगर निगम के अध्यक्ष भी बने हुए थे 1926 में। तो इनके साथ यह भी चीज जुड़ जाता है टिक लगाने वाले में, 4-5 वाले में, कि क्या यह दुर्ग के नगर निगम के अध्यक्ष कभी थे? तो हाँ थे, इसी बीच थे, क्योंकि ऐसी चीजें मिलती नहीं है जल्दी से। भाई लगातार विधान में है तो ये कहाँ कब बन गए, लेकिन इसी में बने थे, ये इसी के बीच में बने थे यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन उसको छोड़ छाड़ के फिर विधान में चले गए। यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ आइए, जैसा लिखा है वैसे रट जाइएगा। 1930 से 1937 7 साल यह क्या थे? दिल्ली के सेंट्रल असेंबली के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे और वहां पर निर्वाचित हो गए थे। मतलब सेंट्रल असेंबली मतलब संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा में अब जा रहे हैं, हिंदी प्रारूप समिति के अब ये अध्यक्ष बनने वाले हैं, वहां पे तो चुनाव होगा ना, तो उसी चुनाव में ये यहाँ पर जीत गए थे। अब आते हैं 1939 से लेकर 1950। अब यहाँ पर जीत गए, वहां कमेटी के सदस्य बन गए, कहाँ पर? सेंट्रल असेंबली के यानी कि संविधान सभा के सदस्य बन गए। अब यहाँ पर जो हिंदी ड्राफ्ट कमेटी जिसे बोला जाता है संविधान का, या हिंदी प्रारूप समिति, ड्राफ्ट मैंने बताया है ना क्या होता है, ड्राफ्ट समिति या पांडुलिपि समिति या प्रारूप समिति सब एक ही है ना। देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि इसी भाषा में भी प्रश्न है कि हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, या हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या हिंदी पांडुलिपि समिति के अध्यक्ष कौन थे। तीनों भाषा याद आ गई जी। तो 1939 से लेकर 1950 तक, आजादी के बाद पूरा संविधान निर्माण होने तक, हिंदी ड्राफ्ट कमेटी या हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? यही बने थे, घनश्याम सिंह गुप्त बने थे। और पहला संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, मतलब प्रोटेम स्पीकर बने थे। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? और अस्थायी रूप से रहते हैं, सारी चीजों को शपथ दिला दिया जाता है, सारे सदस्यों को दिला दिया जाता है, तब क्या होता है? उनका कार्यकाल
समाप्त हो जाता है। किसको बनाया गया था? जो सबसे वरिष्ठ थे कार्यकाल के हिसाब से और अनुभव के हिसाब से, उनको बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अब यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर ने सारे चीजों को यहाँ पर शपथ दिलवा लिया, सारे सदस्यों को शपथ दिलवा दिया। अब क्या होगा? स्थायी सदस्य की नियुक्ति होगी। हमेशा वैसी ना हुआ है, जब जब यहाँ पर गठन हुआ है तो पहले प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलवाते हैं, फिर उसके बाद स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो फिर क्या होता है? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष का यहाँ पर बनाया जाता है उनको। तो यहाँ पर देखिएगा 9 दिसंबर के समय से ही यह भी यहाँ पर शामिल हो गए थे। मतलब संविधान सभा की पहली बैठक से ही शुरुआत है ना इनका भी कार्यकाल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत आजाद हो गया। देखिए, भारत आजाद हो गया तो छत्तीसगढ़ भी स्वतंत्र हो गया। अब जगह जगह पहला स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया गया था। अब बताइए मुझे कि सीताबर्डी नागपुर में पहला स्वतंत्रता का ध्वज किसने फहराया था? पंडित रविशंकर शुक्ल, क्योंकि वह तो मुख्यमंत्री थे, तो वो अपने मुख्यालय में ही ध्वजारोहण करेंगे। 15 अगस्त 1947 को पूरे भारत में ब्रिटिश तिरंगा को गिराया गया और पूरे भारत में भारतीय तिरंगे को लहराया गया। छत्तीसगढ़ में जगह 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 भारतीय तिरंगा ध्वज को लहराया गया था 15 अगस्त 1947 को। मतलब आजादी का दिन देखो कितने गर्व का दिन होता है, स्वतंत्रता का दिन। तो यहाँ पर नागपुर में सीताबर्डी में पंडित रविशंकर शुक्ल ने स्वतंत्रता का ध्वज लहराया था। वैसे ही यहाँ पर आपने देखा है रायपुर में, वहां पर वामन राव लाखे ने लहराया था यह ध्वज। अब यहाँ पर आते हैं दुर्ग में। दुर्ग में ये विधानसभा अध्यक्ष थे, विधान में थे, संविधान में थे। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दुर्ग में ही स्वतंत्रता का ध्वज लहराया था। मतलब दुर्ग में स्वतंत्रता का ध्वज 15 अगस्त 1947 में आजादी का तिरंगा लहराने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? घनश्याम सिंह गुप्त हो जाएंगे। आजादी का ध्वज कितना बड़ा क्षण रहा होगा, सोचो कितनी गर्व की बात रही होगी जब जब ये तिरंगा पहला दिन लहराया गया होगा। अब आते हैं 24 जनवरी 1950। यह डेट याद आ रहा होगा लगभग संविधान में। 24 जनवरी 1950 को संविधान के हिंदी अनुवाद की प्रति, जो इन्होंने हिंदी अनुवाद को पूरा बना लिया था, कंप्लीट कर लिया था, उसकी सारी प्रतियां ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल पांडुलिपि, ओरिजिनल प्रारूप यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने प्रस्तुत कर दिए थे। कब था वो? 24 देख रहे हैं यहाँ पर 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को काफी चीजें आपको देखना होगा इस दिन और क्या क्या हुआ था भारतीय संविधान निर्माण के समय, ठीक है। एक तो 26 जनवरी तो अच्छे से याद है, 24 जनवरी को भी याद रखना होगा। भारतीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया, ठीक है, वो सब सिंबल कब अपनाया गया, तो इस तिथियों को देखना होगा। फिर जो यह जो निर्माण हुआ था संविधान का हिंदी वाला 2 वर्ष 6 माह में हुआ था। 2 वर्ष 6 माह लग गए थे इसमें, ठीक है। यह 2 वर्ष 6 माह में हिंदी प्रारूप का जो निर्माण किया गया था उतना समय इसमें लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 6 माह का समय लगा था हिंदी, पूरा संविधान हिंदी लेखन में करने के लिए। अब खास बात इसमें क्या देखने को मिल रहा है, इनके ऊपर बहुत बड़ी पुस्तक लिखी गई है जो साधारणतः कहीं नहीं मिलने वाला है, पर यहाँ आपको मिल रहा है। वह पुस्तक कौन थी? वह पुस्तक है विधान पुरुषः। मैंने कहा था संस्कृत की चीजें बोलने के लिए पेट को पचकाना पड़ता है, ठीक है। विधान पुरुषः, ठीक, विधान पुरुषः घनश्याम सिंह गुप्त। सीधे सीधे नाम लग गया है। अगर ये 2 बिंदु भी याद नहीं रहता है तो पूरा तो याद रहेगा, विधान पुरुष घनश्याम सिंह गुप्त। पर उनकी मूल बुक कैसे लिखी गई है? 2 यहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं, विधान पुरुषः घनश्याम सिंह गुप्त। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? संजीव तिवारी। यह प्रश्न अभी तक नहीं आया है, पर यह प्रश्न कभी आता है तो बन जाना चाहिए। संजीव तिवारी ने ही लिखा है, इनके ऊपर बुक लिखा है। अब शिक्षा का क्षेत्र मैंने बताया था कि घनश्याम सिंह गुप्त कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए विद्यालयों की स्थापना किए हैं। तो यहाँ पर देखिए घनश्याम सिंह आर्य कन्या महाविद्यालय स्थापित किए हैं। और कहाँ पर किए हैं? दुर्ग में किए हैं। लेकिन अभी वो जिला डिवाइड हो गया है तो वो सीधे सीधे बालोद में है। बालोद में है, इसका मैंने फोटो भी रखा है, दिख रहा है ये। यहाँ पर घनश्याम सिंह गुप्त के नाम से जो महाविद्यालय है ये बालोद जिले के नाम से है, क्योंकि जिला बटा मतलब बालोद नाम आ जाएगा, लेकिन मूल रूप से ये बना था दुर्ग जिले के नाम से। यह भी एक कॉलेज है, देख लीजिए।
GSG, घनश्याम सिंह गुप्त, शॉर्ट नाम रखा गया है GSG। शख्सियत को याद कर लीजिए, चेहरा याद कर लीजिए इनका, जो इनके चेहरे पे तेजस्विता है उनको ध्यान में रखिएगा। आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपको इनका स्वरूप देखकर भी बन जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व कर चले गए हैं। 1976 में यह विभूति इस दुनिया से चली गई है। एक विधान पुरुष हमने खो दिया है। संविधान में जो हिंदी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने पूरी हिंदी में लेखनी कर इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं। इनका योगदान छत्तीसगढ़ में अमूल्य है। ऐसी विभूतियों को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। जो आप हिंदी में प्रस्तावना पढ़ रहे हो, हिंदी में पूरी संविधान को देख रहे हो, मूल प्रतियां हैं जो इन्हीं की देन है। तो इनके बारे में आप लोग नोट कर लीजिए।